नमस्कार, जनसेवक समाचार की खास पेशकश जनसेवक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय कवि और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सत्यनारायण सत्तन जी। सत्तन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसेवक समाचार में। और सत्तन गुरु का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि साहित्य की रग रग में सत्तन गुरु की जो वाणी है वो हमेशा गूंजती रहती है। आज उनसे देश और प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे तमाम सवालों के उनसे जवाब। सत्तन गुरु जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज़ है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी देश का और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन फिर भी दूसरे दलों पर यह संगठन आश्रित क्यों हो रहा है? आपके प्रश्न का उत्तर आपके द्वारा ही दिया जा चुका है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ संगठन कार्यकर्ताओं की दृष्टि से अगर कोई कहा जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी को कहा जा सकता है। जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ भी होती हैं और बहुत सारे विचारों का तालमेल भी समुच्चय बन करके एक दूसरे से टकराता है। रहा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की उपयोगिता का, तो वो हमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं ने जिस तरीके से आचरण किया है वो निस्संदेह उनके वर्धमान होने का, उनके वर्धन होने का प्रमाण है। लेकिन गुरुजी, अगर देखें जिस तरीके से लगातार देश में और मध्य प्रदेश की बात करें तो जोड़ तोड़ की जो राजनीति है लगातार देखने को मिल रही है। जिन महाराज के खिलाफ हमने चुनाव 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और सत्ता गंवाई, आज उन्हें ही शिरोधार्य करके सत्ता पाली। देखिए, आवागमन जो है सृष्टि का क्रम है, सामाजिक धर्म है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोग अपनी विचारधाराओं को लेकर के अपने अपने कार्यकलापों के अनुसार आचरण करते रहते हैं। कुछ लोग अपनी मानसिकता के कारण इधर उधर दल बदल करते हैं और कुछ लोग अवमानना के कारण दल बदल करते हैं। महाराज के दल बदल का जो कारण है वो उनकी अवमानना का कारण है, उनके स्वाभिमान को चुनौती देने का कारण है। और चूंकि जैसा आपने अपने पहले ही प्रश्न में कहा था कि संसार में, विश्व में अगर कोई राजनीतिक दल है जिसके पास कार्यकर्ताओं का एक लंबा समुच्चय है तो उसके सिवा उन्हें कोई चारा नहीं था महाराज को। तो ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी डूबता हुआ तिनके के सहारे की कामना करता है, तो अगर उसे सबल रूप से खंभा मिल जाए तो फिर वो उसे क्यों छोड़ेगा? लेकिन गुरुजी, जिस तरीके से देखें, ये आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करके, यानी खरीद फरोख्त करके सरकार बना रही है। कितना इन आरोपों में सच्चाई है? ये सवाल मनगढ़ंत लगता है खरीद फरोख्त का। ना तो हमने पीले चावल दिए भारतीय जनता पार्टी ने कि आप आइए, पधारिए, हैं, और खरीद फरोख्त का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि जब उन्होंने अपने आप स्वप्रेरित होकर के इस्तीफे दिए, अपने आप को पार्टी से अलग किया और शरणगाह तलाशते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के शरण स्थल पर आए, तो आए तो उन्हें स्वीकारोक्ति देने में क्या जाता है? जब दोहरा लाभ है भारतीय जनता पार्टी को, तो दोहरा लाभ है। उसके सदस्य की संख्याओं का वर्धन हो रहा है। 22 कॉन्स्टिट्यूएंसियों पर कब्जा करने का अवसर फिर मिल रहा है। जहां पर 22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर कांग्रेस काबिज थी, उस कांग्रेस की 22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, निर्वाचन क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में लेने का अवसर आया है। अब वो उनके आधिपत्य में आए हैं अथवा नहीं आए हैं, इसका निर्णय जनता को अब करना है। वाकई में बड़ी बात है, ये पब्लिक है और सब जानती है। और वाकई में जनता जो है, मतदाता, वो अपना फैसला अपनी उंगली लगाकर ही करेगा। लेकिन जिस तरीके से देखे गुरुजी कि 22 जो कांग्रेस के समर्थक हैं, सिंधिया, एक पूरा कुनबा भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाता है, और ऐसे में वो तमाम लोग उपचुनाव में खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, सिंधिया समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं, इससे उन सीटों पर बीजेपी का दूसरी पंक्ति का नेता और तीसरी पंक्ति के कार्यकर्ता का हक नहीं मारा जा रहा? ये सत्य है
कि इस आवागमन की प्रक्रिया से इस सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। जो लोग 25 साल से झंडा उठा करके भारतीय जनता पार्टी का जयगान कर रहे थे, उसकी प्रगति की कामना के लिए सोद्देश्य रूप से संघर्षरत थे, उन कार्यकर्ताओं के हितों पर प्रहार हुआ है। एक आगंतुक के द्वारा उन्हें लिया गया है, लेकिन राजनीति जो है वो तात्कालीन लाभ की दृष्टि को अपने आप में समाहित कर दी है। ये आए हैं जो वर्षों से अपनी पार्टी में रमे हुए थे, वो क्षणों में अलग होकर के आ गए। मैं इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो वर्षों से अपनी पार्टी के ईमानदार नैतिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे, वो कुछ क्षणों में अपनी उस मानसिकता का परित्याग करके अपनी परस्पर विरोधी मानसिकता में आकर के जुड़ गए। इससे भारतीय जनता पार्टी के उन ईमानदार कार्यकर्ताओं के मन की पीड़ा का उद्भवन हुआ है, हनन भी हुआ है उनके अधिकारों का। लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो तत्कालीन लाभ को देख करके लिया है, और इस तत्कालीन लाभ की प्रक्रिया में वो चाहते हैं कि जो असंतुष्ट कार्यकर्ता उनको इन किन प्रकार से संतुष्ट कर लेंगे। गुरुजी, अगर बात करें सिंधिया घराने की, तो लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार झांसी की रानी वाला वो प्रसंग निकालते हैं। बार बार जो है पहले चुनावों में लगातार वो निशाना साधते थे, लेकिन आज वही सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संगठन के इतने प्यारे क्यों हो रहे हैं? सर्वविदित है कि महारानी झांसी के समय में अंग्रेजों से मित्रता होने के कारण सिंधिया ने उन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग नहीं किया। अगर सहयोग करते तो भारतवर्ष के इतिहास की परिस्थितियां कुछ और होती। ये सत्य है। इस सत्य का इस चुनाव से क्या लेना देना है? इस चुनाव के बीच में उस युग की जनता ने जिसे उचित माना था वो मान लिया था। इस युग की जनता इस कार्यवाही को कितना उचित मानती है, कितना अनुचित मानती है, ये जनता का निर्णय बताएगा। कि ये परिवार पर थोड़ी जाएगा, वो ये व्यवहार पर जाएगा जो अभी हमारे सामने होकर के गुजरा है। गुरुजी, जिस तरीके से देखें भारतीय जनता पार्टी, अगर कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसी पर संगठन का केंद्रीकरण हो गया। चूँकि अगर कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस केंद्रीकरण का खामियाजा भुगत चुकी है, तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर भी बीजेपी में संगठन का केंद्रीकरण हो रहा है? देखिए, राजनीति में कुछ ना कुछ खामियां तो होती हैं जिन्हें हम अपने वरिष्ठ मानते हैं। तो वो वरिष्ठ अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से मन की बात भी कर लेते हैं, राष्ट्र की बात भी कर लेते हैं, समाज की बात भी कर लेते हैं, और तो और इंटरनेशनल जगत में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने संबंधों की विवेचना भी करते हैं। देश ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को अपनी आश्वस्ति दी। एकमात्र आदमी, एक अकेला आदमी लड़ रहा है। एक अकेला आदमी लड़ रहा है तो उसने भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नियामक लड़ाइयों को अंजाम दिया है। 370 समाप्त की। कश्मीर का मुद्दा जो बरसों से गरमाया हुआ था उसे अपने आप में खींच लिया। पाकिस्तान की चुनौतियाँ, चीन की चुनौतियाँ, उनसे वो लड़ रहा है। उसके बीच में ये जो वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी से भी संघर्ष करने के लिए वो राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। एक अकेला थकता है, लेकिन जब उस पर हजारों हाथ लग जाते हैं, जब लाखों और करोड़ों लोगों का बल और विक्रम और पराक्रम उसे प्राप्त होता है, सहयोग प्राप्त होता है, तो उसी बलबूते पर वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करने की योग्यता प्राप्त करता है, क्योंकि उसके पास एक विशाल संगठन है। इस वैश्विक महामारी के बीच में ये कहना कि वह 2 आदमी चला रहे, अब ये तीसरा आ गया। अब तो 3 हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह है, गंगा यमुना सरस्वती की तरह हो गए ना। ये तो कोई पीछे थोड़ी जाएगा, आया है तो उनके समकक्ष ही खड़ा होगा ना। उन्होंने कुछ सोच समझ करके इन्हें ग्रहण किया होगा। क्या माना जाए, केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण के मैनेजमेंट में फेल हो रही है? विश्व कोरोना मैनेजमेंट में फेल हो रहा है। किसी के पास उसकी दवाई नहीं है।
बिना हथियार के लड़ाई लड़ने का अवसर है। केवल हम भारतवर्ष को ही उसके बीच में रख कर के विचार करें तो ये उचित नहीं है। संपूर्ण विश्व में संक्रमण है और इस संक्रमण से संपूर्ण विश्व लड़ रहा है। गुरुजी, अगर बात करें हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की और शिवराज सिंह चौहान की, सिंधिया कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के संगठन में हलचल देखने को मिलती थी, लगातार विद्रोह, प्रेशर पॉलिटिक्स। अब भारतीय जनता पार्टी में उनका विलय हुआ, तो सिंधिया और शिवराज की ये जोड़ी है, किस हद तक मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाएगी, और क्या लगता है आपको कि क्या ये जोड़ी वाकई में मध्य प्रदेश में एक सुनहरा अवसर लेकर आएगी? ये जोड़ी गई है, स्थायी नहीं है। एक स्थल विशेष पर जाकर के संधि को प्राप्त हुई है। और रहा प्रश्न शिवराज जी का, तो शिवराज जो है वो पार्टी के आदेशों का पालन कर रहा है। ये समझने की बात है। शिवराज पार्टी के आदेशों का पालन करने वाला व्यक्तित्व है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से विद्रोह करने वाला व्यक्तित्व है। कहू रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, लेकिन राजनीति निर्वाह करती है, क्योंकि उस सत्ता का जो लालच होता है वो सर्वोपरि होता है। गुरुजी, आपके बारे में कहा जाता है कि जब भी सत्ता और संगठन में कोई भी कमी दिखती है तो आप उचित जो है नसीहत देते हैं। 22 लोग सिंधिया के साथ बीजेपी में हैं। सिंधिया समर्थकों के लिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सत्तन गुरु की क्या वो नसीहत होगी, क्या सलाह होगी? मैं सलाह देने वाला कौन होता हूँ? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ कि त्वदीयाय कार्याय वद्धा कटीयम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मातृभूमि की वंदना करते हुए उसके कार्य के लिए अपनी कमर को कस करके अब अपने आचरण को सुव्यवस्थित करो और ये कहो कि प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता। हमारा हिंदुस्तान जो है शक्तिमान हो, हम अपने हिंदुस्तान को शक्ति का समुच्चय बना करके समाज के सामने रखें, तभी हम वत्सले मातृभूमि की आराधना करने में कामयाब होंगे। ये थे कवि सत्यनारायण सत्तन जी, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, जिन्होंने सत्ता, संगठन और वर्तमान राजनीति के परिदृश्य पर अपनी व्यापकी के साथ राय भी दी। फिर मिलेंगे हम एक नए जनसेवक के साथ। जनसेवक समाचार की इस खास पेशकश में इतना ही।